पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज की अन्नदाता में। फलन अवस्था पर आंवले के बाग में जरूरी कार्य। अधिक उपज के लिए तोरिया और राई की उन्नत तकनीक से बुआई। फलों में बात करें आंवला की तो इसमें मिनरल्स और विटामिन सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को न सिर्फ स्वस्थ रखते हैं बल्कि कई तरह के रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। इसकी बागवानी करने वाले किसानों को इससे अच्छा मुनाफा मिलता है। चूंकि इस समय आंवले के बाग में फल लगे हुए हैं, इनकी अच्छी बढ़वार हो और आने वाले दिनों में अधिक फलोत्पादन मिले, इसके लिए कौन कौन से जरूरी कार्य किस प्रकार किया जाए, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं KVK जयपुर के विषय विशेषज्ञ NK गुप्ता। किसान भाइयों, राम राम सा। जैसा कि इस समय आप देख रहे होंगे कि आंवले के बगीचे हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। आंवले की फसल इस समय भरपूर फलों के साथ में भरी हुई है। और इस समय हमको इन आंवले के जो बगीचे में जिसमें आंवले का फलन आ रखा है, हमको विशेष रूप से किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि हम आंवलों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके। किसान भाइयों, अगर हम देखते हैं तो पिछले 2-3 साल से अचानक आंवले की डिमांड में बहुत वृद्धि आई है। जो भी हमारे किसान भाइयों ने पिछले सालों में आंवले के बगीचे लगे रखे हैं, वो आंवले की इस खेती को करके मालामाल हो रखे हैं। उनके कई हमारे किसान भाइयों के 1000 रुपये से लेके 2000-2500 रुपये प्रति पेड़ का बोली के हिसाब से पेड़ बिक चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आंवले की फसल को भरपूर लें और आंवले की अच्छी फसल ले, अच्छी गुणवत्ता वाला आंवला ले, उसके लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है इस समय, उसके लिए हमको ये उपाय करने चाहिए। किसान भाइयों, आंवले के बाग से अधिक फलोत्पादन लेने में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। तो आंवले के बाग में बागवान कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालें, चलिए यह भी जान लीजिए। हम आंवले की फसल को भरपूर लें और आंवले की अच्छी फसल ले, अच्छी गुणवत्ता वाला आंवला ले, उसके लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है इस समय, उसके लिए हमको ये उपाय करने चाहिए। पहला कि हमको किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हो कि आंवले में बहुत ज़्यादा फल आ रखा है और फल गिरने की समस्या रहती है। ऐसी स्थिति में आप आंवले की फसल में सिंचाई का प्रबंधन समुचित मात्रा में रखें। पर्याप्त मात्रा में नमी होने से आंवले के फलों में गिरावट रुकेगी। इसके साथ ही 2 ग्राम कैल्शियम, 2 ग्राम आपका बोरोन प्रति लीटर के हिसाब से अगर अपन छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आप आंवले के फल को गिरने से बचा सकते हो। तो ये एक तो सिंचाई का प्रबंधन हमको, और दूसरा है सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव। तीसरा भी अपन देखते कहीं किसान भाइयों
किन्हीं किन्हीं एरियो में या किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में वर्षा नियमित रूप से लगातार हो रही है, ज़्यादा वर्षा हो रही है, और ज़्यादा वर्षा होने के ह्यूमिडिटी होने से आंवले में रोली रोग की भी समस्या रहती है। ऐसी स्थिति में अपन घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर अपन छिड़काव करते हैं तो आंवले की रोली रोग से, जो उसकी गुणवत्ता को खराब करती है, उससे अपन बचा सकते हैं और बढ़िया क्वालिटी का आंवला बाजार में बेच सकते हैं। आप जानते हो कि इस समय कोरोना जैसी महामारी काल में, जिसमें विटामिन सी की बहुतायत मांग हो रखी है, और उसकी आपूर्ति, आंवला एक ऐसा फल है जो 100 ग्राम फल का उपयोग में लेने पर 500 मिलीग्राम विटामिन सी उपलब्ध करवाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए आंवला अमृत के समान और एक जीवन प्रदायनी औषधि के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको आंवले की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए इन उपायों को अपनाते रहना चाहिए। आज के समय में आंवले का बाग भी कीट और रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में समय रहते जो बागवान कीट रोग नियंत्रण के सही उपायों को अपनाते हैं, उनका बाग कीट रोगों के प्रकोप से बच जाता है और उन्हें अधिक फलों का उत्पादन मिलता है। एक आंवले में समस्या आती है नेक्रोसिस की, जिसमें क्या होता है, फल में ऊपर से दाग लगता है और जो गुठली तक चले जाता है, जिससे आंवले की गुणवत्ता पूरी तरह से उत्तक क्षय रोग बोलते हैं, जिसमें कि आंवले का अंदर से पूरा गुदा बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, जिससे बाजार में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे में भी हम बोरेक्स 6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर अपन छिड़काव करें तो निश्चित रूप से आप ये उत्तक क्षय या जो फल नेक्रोसिस की समस्या का अपन समाधान कर सकते हैं। इस तरह से किसान भाइयों, इस समय बस क्योंकि अब मात्र 1 महीना शेष रहा, उसके पश्चात में दिवाली पश्चात से हम आंवले के फलन को लेना शुरू कर देंगे। तो इन तीनों बातों को अगर इस समय अपन ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से अपन अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता वाला फल प्राप्त कर सकते हैं। इस समय नए आंवलों के बगीचे में कई टहनियों में अपन अधिक बरसात के कारण से टहनियाँ फूली हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर से एक कीट लग जाता है, जिसको अपन, और वो कीट वहाँ पर लगने के कारण से आगे आंवले की वृद्धि रुक जाती है। ऐसी स्थिति में अपन जो टहनियाँ आपको फूली हुई दिखाई दे, जो गाल बन गया है जिसपे, उस टहनियों को नीचे से काट कर जला दे या किसी खड्डे में गाड़ दे, और उसके पश्चात इमेडाक्लोरपिड 17.8 SL 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें तो निश्चित रूप से अपन उस कीट से अपन आंवले की रोकथाम कर सकते हैं। तो हम निश्चित रूप से नए बगीचे को और जो फलों से लदे हुए बगीचे, जिसके लिए मैंने आपको सिंचाई, बोरॉन और कैल्शियम का छिड़काव, सल्फर अगर मान लो नेक्रोसिस है तो घुलनशील गंधक का छिड़काव, इन चारों बातों का अपन विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो अपन अधिक से अधिक उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं। राम राम सा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों के खेत खाली हैं, वे उन खेतों में तोरिया और सरसों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस फसल से भरपूर उत्पादन तभी मिलेगा जब इसकी बुआई से लेकर फसल में किए जाने वाले सभी कार्यों को वैज्ञानिक तकनीकों के आधार पर करेंगे। तो आप कैसे करें तोरिया और सरसों की उन्नत बुआई, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर भूषण प्रसाद सिंह से। प्रिय किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आज हम इस न्यूज़ 18 के अन्नदाता कार्यक्रम के तहत आपको
जो सरसों खेती के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे सरसों की जो खेती करते हैं उसमें दो तरह के हैं। एक तो हम लोग तोरी का खेती करते हैं और दूसरा जो है राई का करते हैं। तो तोरी की जो बुआई का समय है वो अभी 15 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तोरी की बुआई कर सकते हैं। और उसके लिए जो उपयुक्त किस्म है, जो वेराइटी है हमारे पास, उसमें पंचाली और PT 303 ये अच्छी किस्में हैं। इन किस्मों को लेके खेती कर सकते हैं। और दूसरी हमारी जो राई की जो खेती के लिए उसमें बहुत सारी किस्में हैं। उसमें जो NRCHB 101 और NRCDR 2, PM30, PM25, PM28, जो शिवानी है, ये किस्में हैं, पूसा बोल्ड है। तो इन सब किस्मों में से सारी किस्में अच्छी हैं। NRCHB 101 और NRCDR 2 जो है, दो ये काफ़ी अच्छी किस्म है और इसकी उपज क्षमता काफ़ी है। तो अगर हम चाहते हैं उत्पादन को बढ़ाना तो सबसे पहले उपयुक्त जो सही किस्मों का है वो चयन करें जिसकी उपज क्षमता अधिक हो। खेत की तैयारी, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगवाएं, जिससे भूमि में नमी की कमी न हो और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। दूसरी है कि इसके बाद इसमें हम उर्वरक का सही ढंग से प्रबंधन करें। तो उसके लिए जो हमारे पास तोरी है उसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये चारों जो पोषक तत्व हैं इनकी आवश्यकता पड़ती है। उसमें हम नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 25 किलोग्राम और पोटास 25 किलोग्राम और सल्फर 20 किलोग्राम तोरी के लिए हम प्रति हेक्टेयर ये मात्रा अगर डालते हैं तो हमें अच्छी उत्पादन प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आता है राई। राई में थोड़ा सा जो उर्वरक की मात्रा है वो ज़्यादा देनी पड़ती है। तो उसमें राई के लिए हमारे पास जो है नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालने से इससे अच्छी उपज की प्राप्ति हो सकती है। नत्रजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय देवें। शेष नत्रजन की आधी मात्रा प्रथम सिंचाई के साथ खड़ी फसल में प्रयोग करें। असिंचित क्षेत्र में 20 किलोग्राम नत्रजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के समय देना चाहिए। एक चीज़ हम किसान भाइयों आप लोग को बतलाना चाहेंगे, जो अगर हमको क्वालिटी, क्वांटिटी और प्रोडक्टिविटी तीनों चीज़ को बढ़ाना है तो सल्फ़र का इस्तेमाल आप लोग सरसों में ज़रूर करें, जिससे कि तेल की मात्रा भी अच्छी हो सके, बढ़ सके और जो उसकी गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी हो सके। तो ये उर्वरक का प्रबंधन काफ़ी मायने रखता है। इसके बाद सबसे बड़ा चीज़ है कि उसमें जो सही मात्रा में पौधों की संख्या होनी चाहिए। इसके लिए उपयुक्त जो बीज दर है वो रखें और वो बीज दर 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से आप इस्तेमाल करें। और इन सब के साथ जो है हम रोग से बचाना चाहते हैं पौधे को, अपने फसलों को, तो बीज को उपचारित करके अवश्य लगाएं। इसमें हम थीरम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सारे बीमारी इसमें जो लगते हैं उसके हिसाब से, कौन सी बीमारी और कीट हैं उनके हिसाब से हम इसमें इंसेक्टिसाइड या जो भी पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल करते हैं। बुआई विधि और दूरी। पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए कतारों में 5 सेंटीमीटर गहरा बीज बोएं। कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। असिंचित क्षेत्र में बीज की गहराई नमी के अनुसार रखें। खरपतवार नियंत्रण जो है, पहला खरपतवार नियंत्रण जो है 25 दिनों पर और दूसरा जो है मैनुअली करते हैं तो 50 दिनों पर आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। रासायन का अगर इस्तेमाल करते हैं, केमिकल वीडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें जो होता है, जो हम सिंचाई का प्रबंधन और इसका खरपतवार का प्रबंधन करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। सिंचाई इसमें 2 से 4 सिंचाई के बीच में कम से कम 2 सिंचाई और ऊपर 4 सिंचाई अगर देते हैं तो हम इसमें अच्छी उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। पहली सिंचाई 20 दिनों पर और उसके बाद जो है दूसरी सिंचाई आपके पास उपलब्ध है तो वो 40 दिनों पे और तीसरी सिंचाई फिर 60 से 70 दिनों पे और चौथी सिंचाई जो 100 दिनों के लगभग जब फसल का होता है उस वक्त हम ये चौथी सिंचाई दे के अच्छी उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। औषधीय फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने सतावर की खेती की है, उससे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में किए जाने वाले सभी कार्यों को सही समय पर करना जरूरी होता है। तो अभी सतावर की फसल में कौन कौन से प्रबंधनों की आवश्यकता है तथा इन्हें किस तरह से करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र तिवारी। जैसा कि इस समय सतावर आपकी लगभग 1 साल पुरानी लगी हुई है खेत में और अच्छी तरह से उसकी बेलें फैल रही हैं, तो उसमें भी आपको तो जल प्रबंधन सतावर की उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर जल का भराव थोड़ा भी सतावर में लग गया तो सतावर की जड़ों सड़ने लगती हैं। इससे बचाव के लिए किसान भाई अपने सतावर की जो जड़ें हैं उसके आसपास, हालांकि वो तो मेड़ में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ किसान भाइयों ने उसको फ्लैट ज़मीन में लगाया हुआ है, तो उनका जल प्रबंधन अच्छे से कर लें। और कहीं पर भी अगर पानी रुक रहा है तो पानी को आप बीच बीच में निकालते रहें और जैसे ही बतर मिलती है बीच में हो चला के और उसको मेड़ों में चढ़ा दें, ताकि उसको आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन भी मिले और पानी का भराव बिल्कुल कम से कम हो और पानी के कारण उसका नुकसान ना हो। किसान भाइयों, सतावर एक औषधीय फसल है और इसको खरपतवारों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। चूँकि सतावर 1 साल पुरानी है और अगर सतावर आपकी उसमें खरपतवार दिख रहे हैं तो खरपतवार आप तुरंत निकाल दें, क्योंकि कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे आपका मोथा हो गया, दूब हो गई। ये सतावर की जड़ों को छेद के उसके पार निकल जाते हैं और आपकी जड़ों का जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है, वो अलग। उसके जो पोषक तत्व और पानी का जो उपयोग है उसको भी ये कर लेते हैं, तो जड़ तो खराब करते ही हैं और उसके साथ में स्पर्धा भी करते हैं। तो स्पर्धा होने की स्थिति में जड़ों का उत्पादन बहुत कम होता है, तो खरपतवार का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। बीच बीच में उसको निकालते रहें और जब भी आप उसमें मिट्टी चढ़ा रहे होते हैं तो जब आप हो के साथ में जो इतने खरपतवार निकलते हैं उनको छांट कर आप दूर फेंक दें, खेत के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से आप खरपतवारों से मुक्त हो जाएंगे। किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो सतावर की फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिन क्षेत्रों में अधिक दिनों से वर्षा नहीं हुई है तो आप फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। इसके अलावा फसल में जैविक खादों का प्रयोग करते हुए सतावर की बेलों को सहारा कैसे दें, आइए जानते हैं। उसमें आपको जो मुख्य रूप से है पोषक तत्व, चूँकि वो उसमें उत्पादन काफ़ी होता है, 1 साल पुरानी है, 2 साल जब तक पुरानी नहीं हो जाती तब तक उसका उत्पादन अच्छा नहीं आता है। उसके लिए आप 2 से 4 टन गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई, उसमें 15-20 किलो नीम की खली और या फिर आपकी वर्मी कंपोस्ट है तो लगभग 5 कुंटल करीब वर्मी कंपोस्ट को आप उसको लेकर और आप खेत में अच्छी तरह से जो उसकी कतारें हैं उनकी जड़ों के पास उनको डाल देंगे, तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में और वो पौधे को प्राप्त होंगे और उसकी जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होगी और उनकी मोटाई भी अच्छी बढ़ जाएगी। इनके अलावा आप एक चीज़ और आती है कि चूँकि सतावर आपकी 1 साल पुरानी हो गई है, तो जो आपने स्टैकिंग की थी उससे कई बार उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टैकिंग से टूट के नीचे आ जाती है या फिर आपके तारे ही टूट जाते हैं या पानी गिर रहा है तो खंभे गिर जाते हैं।
तो उस दौरान आप उसको ये भी देखते रहें कि उनके खंभे सीधे रहें, नहीं तो और खंभे लगाएं और तारों से उसको सहारा देते रहें, ताकि उसको बांध भी दें धागे से, ताकि उसमें ज़मीन में ना गिरे, क्योंकि ज़मीन में गिरने के बाद जो उसका जो पत्तियों से जो पोषक तत्व बनते हैं, जो फूड मटेरियल बनता है, तो अगर वो सीधे पौधा रहता है तो उसकी जड़ों में ज़्यादा अच्छे से जाता है। तो इन शाखाओं को आप ऊपर बांध के रखें। स्टैकिंग है तो प्रॉपर उसके बीज सही टाइम में गिरने के पहले आप उसको तोड़ सकते हैं और आपका लाभ अच्छा खासा बढ़ सकता है, क्योंकि ये 1 किलो सतावर का बीज 1000 से 1500 तक 2000 तक बिकता है आराम से। इसलिए आप उस अतिरिक्त लाभ को भी लेने की कोशिश करें, तो उसके लिए आपको स्टैकिंग की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा सतावर में आप जानते हैं कि उसमें कीट बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन खरगोश जैसे जानवर जो शाकाहारी हैं, जो जड़ों को खोद के, चूहे ये जड़ों को खोद कर खाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखें कि खेत के अंदर बीच बीच में घुसें और घुस के देखें कि कहीं इसमें चूहे के बिल तो नहीं हैं, और आ रहे हैं तो उनकी प्रॉपर देखभाल करें। और उसके लिए भी कुछ ऐसे केमिकल आ गए हैं आजकल की, जो बाहर खेत के बाहर अगर उसको डाल दिया जाए, जैसे क्लोरपायरीफास वगैरह को, तो उससे भी जो चूहे हैं, चूहे भी नहीं आते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, तो आपको उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से आप जब आप इस समय की सही उपयोग करेंगे तो आपके सतावर का उत्पादन बहुत अच्छा होगा और आप अच्छा लाभ कमा पाएंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है, गांव हिमेरा जिला बीकानेर के रोशन लाल ने, आपने फूल गोभी की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, अभी आप देख रहे हैं कि अगाध फूलगोभी की खेती, हमारे किसान भाई जो रेट के पकड़ने के लिए या आमदनी, अब जानते हैं कि फूलगोभी जब अगाध पहले मार्केट में आता है तो हमारे किसान भाइयों का इनकम जो है, आमदनी काफ़ी मिलती है। तो इसी के लिए खास करके बहुत से किसान अगाध फूलगोभी की खेती करते हैं। और अगाध की फूलगोभी की जब खेती आप कर चुके हैं, आप जून के महीने में ही ट्रांसप्लांटिंग या जुलाई में कर चुके होंगे, तो उसमें अभी आप देख रहे होंगे कि कई से रोग और व्याधि कीट का भी प्रकोप हो रहा होगा। तो उस कीट को अगर आप सही समय पर उसका नियंत्रण नहीं करते हैं तो काफ़ी आपको नुकसान मिलेगा और तब मार्केट वैल्यू भी आपका ख़त्म हो जाएगा और उत्पादन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए किसान भाई, आप सबसे पहले आप जानते हैं कि गोभी में तितली कीट एक होती है जो कि उसके जो कोमल जो पत्तियां निकलती है उसका भी रस चूस लेती है, या जब फूलगोभी का फूल बनने लगता है उस समय भी उसमें जो है विष्ठा कर देती है, तो जिसके कारण उसका रेट और फूलगोभी जब कोमल पत्तियां रहती है उस समय उसको चाट जाती है, तो उससे भी बहुत नुकसान होता है। तो उसके लिए किसान भाई आप पहचान लें, तितली जैसे ही आपके फूलगोभी, आप खेत में हमेशा निगरानी करते रहें, भ्रमण करते रहें, खेत में देखते रहें, तो तितली जब खेत गोभी की तितली अगर आपको मिले तो उसमें मलाथियन 50 EC का प्रयोग करेंगे या कार्बारिल जो 50% जो रहता है, अगर मलाथियन करते हैं तो उसमें 50% EC 2 ml प्रति लीटर का घोल बनाएंगे। अगर कार्बासिल करते हैं कार्बारिल तो 50% जो ये उसमें तत्व रहता है 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के आप पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो इसका नियंत्रण। और ये जो छिड़काव आप 15 दिन के अंतराल पर दोबारा भी करेंगे, दोबारा और तिबारा करेंगे। गोभी का हीरक पृष्ठ शलभ या डायमंड बैकमाथ हल्की हरे रंग की होती है और पूरी बढ़ने पर 1 सेंटीमीटर लंबी, बीच में मोटी तथा दोनों तरफ पतली होती है। पत्तों को धीरे से हिलाने पर सुंडी नीचे की तरफ धागे जैसे पदार्थ की सहायता से लटक जाती हैं।
प्रारंभिक अवस्था में सुंडी पत्तियों में छेद बनाकर हरे पदार्थ को खाती हैं तथा अधिक आक्रमण होने पर सुंडियां गोभी के फल को भी चट कर जाती हैं। पत्तियों पर सुंडियों के मल के कारण काले फफूंद की बीमारी हो जाती है। कि फूलगोभी की खेती में खास करके डायमंड बैक मॉथ जो ये कीट है, ये काफ़ी आपको दिखाई देता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही ये नुकसानदेह है हमारे किसान भाइयों के लिए। जो डायमंड बैक मॉथ ये जो कीट है, इसमें आप जब भी आपको खेत में दिखाई दे तो उसके लिए आप किसान भाई डाइमेथोएट जो कीटनाशक दवाई है वो 30 EC का प्रयोग आप 1 ml प्रति लीटर का घोल बना के आप करेंगे तो इसके लिए डाइमेथोएट जो भी कीट है ये इसका कंट्रोल हो जाएगा और फूलगोभी का खेती फूलगोभी का जो पौधा है अच्छी हो जाएगी। या जब फूल भी लगने लगते उस समय इसका अटैक ज़्यादा होता है, तो इसको ध्यान में रख के आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके कंट्रोल के लिए कई और भी जैविक जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसको भी आप अपना सकते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए खेत की गहरी जुताई करें ताकि कीट और रोग के जीवाणु पक्षियों द्वारा खा लिए जाएं अथवा तेज धूप में नष्ट हो जाएं। पौध के रोपण से पहले जड़ का इमिडाक्लोप्रिड द्वारा उपचार करें। कीट एवं रोगरोधी प्रजाति का चुनाव करें। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सुड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधे या उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सकें। मित्र कीटों का संरक्षण करें। डायमंड बैक मॉथ जब कीट लगता है तो उसके लिए आप 2 रो आप फूलगोभी की खेती करें, 1 रो धनिया की खेती करें, इससे भी कंट्रोल हो जाएगा। उसी तरह 2-3 रोज या आप फूलगोभी की खेती करें, उसके बाद 1 रो आप जो ये फूल का खेती होता है गेंदा फूल का उसका खेती करें, तो इससे भी कंट्रोल होता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।